इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। सेकेंड पॉइंट, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नया निकाय गठित किया। उससे देखो तो पास में लिखा है, इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है, तो देखो उससे देखो। क्लियर बात? एग्जाम्पल, तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी भाई, वो क्यों किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करती है। क्लियर ना? तो वो धीरे 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 इस कंपनी पर अपना जो कंट्रोल है उसको बढ़ाता है। क्लियर? तो आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई बॉडी बनाई गई जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को अब डायरेक्ट कर रहा है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी और ना इसके पास कोई पैट्रोनेज सिस्टम था। इसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं पॉलिटिकल फंक्शंस करने आते थे कि युद्ध लड़ना है कि नहीं, युद्ध लड़ना है कि नहीं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां से बैठे बैठे डिसाइड नहीं करते थे कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो अब अभी भी कौन कर रहा है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनपे कंट्रोल किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर ना? तो बोर्ड ऑफ जो ये कंट्रोल बोर्ड था, इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं था। दूसरा, पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? पैट्रोनेज का मतलब होता है जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंडिया में ये पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स, वो ब्यूरोक्रेट्स को कौन रिक्रूट करता था? ये नहीं, कंपनी की कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थी, कंपनी नियुक्त करती थी। तो कौन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, कहां नियुक्त किया जाएगा, इस पे अभी पूरा कंट्रोल किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कंपनी का कंट्रोल है इस पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी नहीं हुआ है। सर एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डी फैक्टो हेड थे और वो सिर्फ de jure हेड थे। देखो कहने के लिए तो कह सकते हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, इसके पास एक्सेप्शनल में जो जिसको होता है इमरजेंसी पावर्स होती है। क्लियर ना? इसका जो डायरेक्शन है, इसको ये पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए इसको डिनाई नहीं कर सकते थे, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूट इन्हीं को करना है वो सारा काम। जो उनका डायरेक्शन होगा पॉलिटिकल फंक्शंस के रिगार्डिंग, उसको एग्जीक्यूट ग्राउंड पे कौन करेगा? कंपनी करेगी ना। कंपनी किसके थ्रू करेगी? अपने ऑफिसर्स के थ्रू। समझ आई बात कि नहीं? नहीं समझ आई? अरे मोदी जी बोल दे कि आयुष्मान भारत के तहत इस गांव में इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मोदी जी खुद आएंगे क्या रजिस्ट्रेशन कराने? ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू होगा ना। तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल फंक्शंस एग्जीक्यूट होते थे वो कौन करता था? कंपनी के द्वारा रिक्रूट किए हुए ऑफिसर्स। पॉलिसी मेकिंग का काम बस उनका। उनका डायरेक्शन का काम था। क्लियर? ये समझ आया कि नहीं ये पार्ट? तो पिट्स इंडिया एक्ट का क्रक्स यही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1833 चार्टर एक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख दो, एक पॉइंट और लिख दो पिट्स इंडिया एक्ट में।
रेगुलेटिंग एक्ट में एक जगह पे लिखवाया होगा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1830, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, वो आप लोग बुक से रेफर करिएगा। क्लियर ना? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आपने 1773 पढ़ा, 1784 पढ़ा, एनालिसिस पार्ट में बता रहा हूँ कि जो माइक्रो डिटेल्स हैं वो आप लोग बुक रेफर करिएगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है चार्टर एक्ट 1830। ऐसे तो बहुत सारे पढ़ते रहते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वही पढ़ा जाएगा। समझे? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वहाँ पढ़ो। यहाँ पे हमारा इन सबको पढ़ने का मतलब जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से नहीं देखेंगे। चार्टर एक्ट 1830, तो थोड़ा सा हिस्ट्री जिसने भी पढ़ा होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का क्या 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 इनका कंसेप्ट था? बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, यही था इनका मानना। ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी विश्व में किसी भी जगह पे ट्रेड पे मोनोपोली को एक्सेप्ट करेगा कि ट्रेडिंग का राइट केवल एक ही एंटिटी को? फ्री मार्केट का मतलब क्या है? सप्लाई डिमांड, जितने भी प्लेयर्स आना चाहे आए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही था। ये ब्रिटेन में इस दौरान ये एडम स्मिथ बहुत पॉपुलर हो रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक कंपनी नहीं है जो ब्रिटेन में इस टाइम काम कर रही थी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, सबको अपने हित साधने हैं। ठीक, और एडम स्मिथ इस चीज को पॉपुलराइज कर रहे थे। अभी तक क्या था, इंडिया में ट्रेड करने का राइट केवल और केवल किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्यों केवल एक कंपनी तक सीमित रखा जाए? 1813 एक्ट में जो ब्रिटेन में ये कंसेप्ट पॉपुलराइज हो रहा था एडम स्मिथ का, फ्री मार्केट इकोनॉमी और ये सारा कुछ, इसके तहत इंडिया में जो ट्रेड मोनोपोली थी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको क्या किया गया? कम कर दिया गया। केवल एक दो आर्टिकल्स उनको छोड़कर बाकी सब में ओपन कर दिया गया। ठीक है, ट्रेडिंग इंडिया में सारी कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। क्लियर हो रहा है कि? इसका एक कारण और था। कारण यह था कि ब्रिटेन में और जो कंपनियां थी, ब्रिटेन की और जो कंपनियां थी, वो यूरोप के साथ ट्रेड कर रही थी, यूरोप के और कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही थी। ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, और कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही थी। लेकिन अभी इस फेज में यहाँ पे फ्रांस में एक बहुत बड़े फ्रेंच रूलर है नेपोलियन, इन्होंने ब्रिटेन के रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, थ्रू देयर एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसीज। तो अभी जो यूरोप, जो ब्रिटिश कंपनीज हैं, उनके पास क्या एक ऑप्शन बचता है? यूरोप में ट्रेड कर नहीं सकते, नेपोलियन करने नहीं दे रहा, तो क्या दूसरा तरीका? इंडिया के साथ ट्रेड करें। और इंडिया के साथ हमने ट्रेड की मोनोपोली दे रखी है, एकाधिकार दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सरकार पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे वो लोग प्रेशर डालेंगे कि नहीं कि इस मोनोपोली को आप, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? इस एक्ट के थ्रू उस ट्रेड मोनोपोली को ब्रेक किया जाएगा। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो लिखिए चार्टर एक्ट 1830, इसमें लिखिए नेपोलियन लेड रिस्ट्रिक्शन। चार्टर एक्ट 1830, इसमें लिखिए नेपोलियन लेड रिस्ट्रिक्शन, नेपोलियन लेड restrictions on British European trade, which forced British companies
diversify their trade away from Europe. Hence, they wanted end of East India Company's monopoly over Indian trade. In this context, Charter Act 1813 ended company's monopoly in trade with India. देखिए, चार्टर अधिनियम 1813, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सके। दो चीजों को अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रखा गया। कौन सा? टी और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार को और टी में व्यापार को अभी भी कौन और केवल कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया। लिख लीजिए इस पॉइंट को। However, trade in tea and trade with China remained trade in tea and trade with China remained exclusively with company. हालांकि चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार में अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बरकरार रखा गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 1813 एक्ट में आता है कि इसमें पहली बार एजुकेशन के लिए कुछ प्रोविजन किया गया। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया थी, उसने पहली बार 1 लाख रुपए का प्रोविजन रखा था एजुकेशन के लिए। ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन भी तो आता है भाई। सरकार बोलती है ना सब सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे ही इनको भी तो बोलना था। ये किस फेस के साथ आए थे? व्हाइट मेंस बर्डन। आप सब लोग अशिक्षित हैं, आपको हम शिक्षित बनाएंगे। आप खुद को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि आप कैपेबल नहीं है, इसलिए अंग्रेज आपको आपके ऊपर रूल करेंगे। ठीक है ना? और आपको धीरे धीरे शिक्षित और सब भी बनाएंगे। यही तो बताते था व्हाइट मेंस बर्डन, भगवान ने दिया डिवाइन राइट। क्लियर ना? तो ये भी तो आपको एजुकेशन भी तो देनी थी ना, तो धीरे धीरे वो पार्ट भी करना। तो 1813 एक्ट के तहत ये क्या कर रहे हैं? पहली बार एजुकेशन का प्रोविजन कर रहे हैं, भाई इतना रुपया हम एजुकेशन के लिए खर्चा करें। तो लिख लीजिए इस पॉइंट। इट हैड ए प्रोविजन that company should invest rupee 1 lakh every year on the education of Indians. इस अधिनियम के तहत शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आता है 1833, ये इंपॉर्टेंट चार्टर है 1833। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पार्ट? जो सेंट्रलाइजेशन 1773 के रेगुलेशन एक्ट से स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, वो अपनी जेनिथ पे पहुंच जाता है 1833। कैसे? वहां पे जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, उनको अंडर सुपरविजन कर दिया गया था, किसके? बंगाल के गवर्नर। और उनको जो डेजिग्नेशन दिया गया था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वहां से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। 1833 के एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको नया डेजिग्नेशन दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पूरी लॉ मेकिंग पावर, जो भी ब्रिटिश पोजेशंस इंडिया में थे, उन सब पे केवल और केवल कौन लॉ बना सकता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब मद्रास को, जो मद्रास प्रोविंस है, जो मद्रास गवर्नर है, वो लॉ मेकिंग नहीं कर सकते मद्रास के लिए। कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बॉम्बे प्रोविंस के गवर्नर वहां के लिए लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। कौन करेगा? गवर्नर जनरल। तो आपने क्या किया? एक तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, भारत सरकार, उस भारत सरकार को इस 1833 एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया कि नहीं? क्लियर ना? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट यहां से इनिशिएट होता है, जिसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन ऑल द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है। जहां कहीं पे भी जो अंग्रेज है उनका राज था भारत में, उन सभी जगहों पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं, उनकी पावर चलेगी। ठीक है, तो ऑल सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पे जितने भी ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया पे हैं, उन सब पे कंट्रोल किसका हो गया? गवर्नर जनरल का। क्लियर ना? क्लियर? तो ये सेंट्रलाइजेशन था जो कि जेनिथ पे पहुंच गया। 1773 में स्टार्ट होता है और 1833 में कल्मिनेट होता है। इसको आप लिख लीजिए। This act was the final step of centralization. कैसे? सारी पावर्स गवर्नर जनरल इंडिया की। It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all the military and civil powers. मिलिट्री एंड Civil powers. इसी में नेक्स्ट पॉइंट, कैसे इसने सेंट्रलाइजेशन को इंश्योर किया, इसी में सेकंड पॉइंट। All law making powers were conferred on the Governor General of India and his council. On the Governor General of India and his council. Third point. Thus the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by Britishers in India. अठारह सौ 33 का चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अभी मैंने बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर पैट्रोनेज किसका होता था? कंपनी। कंपनी जिसको चाहती थी उसको रिक्रूट करती। कोई ओपन कॉम्पिटिशन इस एक्ट ने 1833 के ऐसा प्रोविजन करने की कोशिश करी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया में, उनके लिए ओपन रिक्रूटमेंट, ओपन कंपटीशन की। ऑब्वियसली बात है, अगर ओपन कंपटीशन होता तो उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। कंपनी के पास सबसे बड़ा लीवरेज क्या था कि उस कंपनी के तहत जो काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, उन पे फुल कंट्रोल किसका था? कंपनी का। तो कंपनी किसी भी हालत में इस चीज को जाने देती खुद से? नहीं। तो कंपनी ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको बोलते हैं फुल फोर्स के साथ इसका ऑपोजिशन किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो प्रोविजन करने की कोशिश हुई थी ओपन कंपटीशन, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्लियर? तो इस पॉइंट को लिख दीजिए। This act tried to bring about a system of open competition for selection of civil servants. But this provision was negated by opposition of company's court of directors. चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी एलियन कंट्री पे जाके वहां के लोगों को रूल करना है, जैसे ब्रिटिशर्स तो भारत में आए तो अब भारत के लोगों को रूल करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पूरी तरीके से अनसिविलाइज्ड तो थे नहीं, कोई ना कोई रूल बुक हमारी भी होती होगी, उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी रेगुलेट होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हम लोग जंगली से मानो, ऐसा तो नहीं था। हमारे यहाँ भी बहुत ही रिच हिस्ट्री है हम लोग की। तो जो इंडियन लॉज थे जो रेगुलेट करते थे वो बहुत डिस्क्रीट फॉर्म में थे, बिखरे हुए थे, उन सबको कोडिफाई करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना, ये भी इस एक्ट ने स्टार्ट किया था 1833 में। बेसिकली इसने लॉ कमीशन, विधि आयोग का प्रोविजन किया था, ठीक है ना। वो लॉ कमीशन आज भी एग्जिस्टेंस में, पता है ना तो देखिए इस चीज। It attempted to codify all the Indian laws and directed the government to set up an Indian Law Commission इस अधिनियम ने भारतीय विधियों को, भारतीय विधियों का कोडीकरण करने का प्रयास किया। और इसके तहत इस अधिनियम ने सरकार को भारतीय विधि आयोग बनाने का निर्देश दिया। कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। गुड। कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सब पता था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये थोड़ा सा रिलेटिवली सब अच्छे नहीं थे, बट रिलेटिवली बेटर पर्सन थे, है ना, कम खराब थे। पढ़ेंगे आप लोग हिस्ट्री। ये जो वायसरायज हैं ये पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज पूछे जाते हैं, लिटन की पॉलिसीज पूछे जाते हैं। एक लिटन थे और एक उसके उनके जस्ट बाद में रिपन। लिटन और रिपन, रिपन लिबरल थे कि लिटन? रिपन। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसका एक फीचर क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, इसमें ऑर्गन्स होते हैं, है ना, अंग होते हैं। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे या उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जनरल ऑफ बंगाल थे या उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, वही क्या कर रहे थे, और उनकी काउंसिल जो 1773 में 4 लोगों की काउंसिल, वही लॉ मेकिंग कर रहे थे और वही उसका एग्जीक्यूशन भी कर रहे थे। तो विधायिका भी वही थे और कार्यपालिका भी वही थे। हाँ, ऐसा कि नहीं? 1853 एक्ट में पहली बार इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग अलग होना चाहिए।
क्लियर बात? तो 1853 में लॉ में विधि को निर्मित करने के एक अलग काउंसिल बनाई गई, ठीक है, जिसको नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्लियर? भारतीय विधायिका परिषद, क्लियर? 6 लोगों को इसके लिए नियुक्त किया गया। तो अभी तक जो काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का एक ही बॉडी कर रही थी, उसको अब क्या किया गया? इसको अब अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया, क्लियर? तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको भारतीय विधायिका परिषद कहना सही रहेगा, क्योंकि हाँ, ऐसे तो हिस्ट्री में नहीं जाते, वो हिस्ट्री में डिस्कस करना, ठीक है? लिखो इस पॉइंट को, लिखो। ये जो आप लोग एक पढ़ रहे हो ना, ये सब ऐसे ही है ना। देखो चार्टर एक्ट 1853 में फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर क्लियरली डिमार्केटेड। This act provided for addition of 6 new members. This act provided for addition of 6 new members under a body called Indian Legislative Council. Indian Legislative Council. Council. Four out of these 6 members were appointed by the provisional governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. अधिनियम की विशेषता है, इसने पहली बार भारत के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो काउंसिल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्होंने एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। Thus it marked the beginning of parliamentary system in India. It marked the beginning of parliamentary system in India.
एक बॉडी क्रिएट की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो छह नए मेंबर अपॉइंट किए गए थे, उसमें से 4 मेंबर्स, मैंने अभी क्या क्या बताया कि 4 मेंबर जो थे वो कहां से आए थे? मद्रास, बॉम्बे और आगरा। ये प्रोविंसेस थे ना। तो बेसिकली इसमें क्या, और ये कैसी काउंसिल है? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। जो जो लॉ बनाएगी उसका जो जो जुरिस्डिक्शन होगा वो पूरा इंटायर इंडिया होगा, जो कि ब्रिटिश पोजीशन है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है वो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंश्योर कर रही है कि नहीं? राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में इंश्योर कर रही है कि नहीं? क्लियर? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा। आगरा में और भी बहुत कुछ है, ताजमहल, अरावली की माइनिंग की वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। हाँ। अरुण, तुम आगे बैठा लो। तो क्या हो रहा है इस एक्ट में? प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, अभी देखते हो कि नहीं, राज्यसभा है कि नहीं, उस राज्यसभा में कहां से मेंबर्स जाते हैं? स्टेट से, प्रोविंसेस से जाते हैं कि नहीं? क्लियर ना। तो जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल काउंसिल कुछ यहां से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब ये एक चीज बताओ, ये सारे लोग जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स हैं या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स? ये सारे लोग जो है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो चाहे वो लेजिस्लेटिव। हाँ, अरे ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो 2 कहां से आएंगे? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। 4 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट करते हैं। अब आया समझ? नहीं आया? इसको भाई समझाओ, कोई हैप्पी डेट दो। नहीं, कोई चुन लेगा। और ये जो है सर, चुन नहीं लेगा, इलेक्शन टर्म मत यूज करो, अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट किसका किया जाता है? ऑफिशियल का। चुना कौन जाता है? नॉन ऑफिशियल, हम तुम चुने जाएंगे। एक बार ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तब आप ऑफिसर हो जाओगे। तो बेसिकली ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑफिशियल मेंबर्स। सारा काम कंपनी के पैट्रोनेज पे अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और अभी क्या ओपन कंपटीशन है क्या कि इंडियंस भी ब्यूरोक्रेट बन जाए? नहीं। तो कोई भी इंडियन होगा क्या इसमें? नहीं होगा ना। क्लियर ना। तो अभी तक इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां तक कि कोई नॉन ऑफिशियल मेंबर हो ही नहीं सकता इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक। 1852 काउंसिल में अभी तक 1853 के 1853 के एक्ट ने पहली बार, जो 1833 में नहीं हो पाया था वो इसमें हुआ। ये प्रोविजन करेगा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता। जब खुली प्रतियोगिता होगी तो इंडियंस भी जाके उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। क्लियर ना। अब इस चीज को देखो, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन to Indian Legislative Council. It introduced for the first time the provincial representation to the Indian Legislative Council. 4 members were appointed by
गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की इस परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट, it introduced an open competition for the selection and recruitment of civil servants. इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार यह विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। तीन गुना लगान के साथ सिविल सेवा भी दे सकते हैं, ठीक है। दोगुना था, 3 गुना था क्या? कितना था भाई? अर्जुन 3 गुना था। हाँ? एक बार किसी ने सूर्योदय देख के मुझसे पूछा कि अगर कोई मेरा रिलेटिव मेरे ऑफिस में आ जाए तो मुझे उसके पैर छूने चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा तुमने पक्का सूर्योदय देखी है। नेक्स्ट है, अच्छा बीच में क्या हो गया कि 1857 में क्या हो गया? सुंदरकांड नहीं, 1857 में फर्स्ट रिवॉर्ड फॉर द इंडिपेंडेंस, कोई लोग इसको बोलते हैं कि वो सब हिस्ट्री का पार्ट है भाई, क्या था भी कि नहीं था। इसने बोला था ये स्टेटमेंट वाज नाइदर फर्स्ट, ऐसे कुछ व्हाट इज उससे हमारा मतलब नहीं। 1857 की क्रांति हुई, ऑब्वियस सी बात है क्रांति को तो आप फोर्सफुली कुछ टाइम के लिए सबसाइड कर देंगे, लेकिन जो आपके रूल के प्रति अविश्वास, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, उसको कैसे आप इंश्योर करेंगे? तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा सबसे सही तरीका क्या है कि भारतीयों को यह समझाया जाए कि उनके साथ जितना बुरा हो रहा था उस बुरे का कारण क्या है? ये कंपनी है। और ब्रिटिश महारानी बहुत अच्छी है, अगर एक बार उनका रूल आपके ऊपर आ गया तो फिर सब रोज सोने जवाहरात बसे, आप लोगों की जो है जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तो ये फीड किया गया बेसिकली। इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? इंडिया से कंपनी को कंप्लीटली डिस्बैंड। जो भी काम कंपनी देखती थी अब वो सारे काम कौन कर देखेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन।
क्लियर बात? तो जो भी काम अभी तक कंपनी करती थी अब वो डायरेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मुकेश अंबानी बांग्लादेश में कुछ कर रहे होते तो उनको खत्म करके भारत सरकार डायरेक्टली करेगी, है ना? इसका किसका फॉरेन जाने का मन है? फॉरेन जाना, लेकिन बांग्लादेश, भूटान, भूटान तो नेपाल, यहाँ सब जाने की कोई ठीक है। तो ये सारे पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या किया जाएगा? कंपनी तो पूरी तरीके से खत्म, सारे फंक्शन सब ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गए। और जो कंपनी थी तब एक सिस्टम था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कि कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस देखता था, और दूसरी तरफ जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस थे उस पे किसका कंट्रोल था? एक बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ब्रिटेन का, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री बोर्ड का। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी नाम की एंटिटी बची, सारा कुछ ब्रिटिश क्राउन और उसके तहत आने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट को करता है। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का सिस्टम था, इसको खत्म किया गया और डायरेक्ट सारा काम अब कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। उसके अब ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन में क्या सिस्टम है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना? तो उसके लिए ये नए एक जिसको बोलते हैं बॉडी को बनाएंगे, और उस बॉडी का जो हेड होगा उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको नाम देंगे, और उसको असिस्ट करने के लिए कुछ एक काउंसिल बनाएंगे, ठीक है? अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो कहाँ का मेंबर होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, समझ लो, ठीक है ना? वो डायरेक्ट कर रहा है इंडिया में कैसे करके आना, फुल एंड कंप्लीट अथॉरिटी उसके पास है, और इसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन के पास है। क्लियर ना? तो इस चीज को लिखो। आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, the rule of company was ended and all the powers of government, territories and revenues, all the powers were transferred to the British Crown through this act. Next point. It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors. And court of directors. Next point. It established a new office of Secretary of State for complete authority and control over Indian administration. Next point. Over Indian Administration. The Secretary of State would be a member of British Cabinet and was responsible to the British Parliament. To the British Parliament. एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा। कहाँ से छूटा है?
Secretary of State would be a member of British cabinet and was responsible to the British Parliament. देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम, सत्तावन के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। एक साथ आउटकम्स, ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अंदर एक चाय सर जैसे इसमें लिखा गया राज सचिव का सृजन किया गया, तो सर राज तो बचा ही नहीं था भारत, सर बता रहे थे जब ब्रिटिश आ गए। क्या खाया था आज दोपहर में लंच में? सर दाल चावल। बताओ, इसको समझाओ। भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, मतलब बनाया गया। सर ने तो बताया भारत के मतलब नहीं है, भारत का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। ब्रिटिश कंट्रोल था उनका। हाँ, इसको समझो, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तुमने सिविक्स एनसीईआरटी करी है? एनसीईआरटी के, लेकिन सर ने बताया था कि भारत बचा ही नहीं था, राज मतलब राज की अवधारणा नहीं बची, तो राज बोल ही नहीं सकते उसको। सब अच्छा है। चलो बस बाद में समझना। कितना बोलोगे भाई सब? बस करो, ट्रक करो।
काउंसिल्स एक्ट 1861। सर आप हिंदी कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। सर पूरा बोले ना, नहीं बुलाना। चलो अच्छा भी सैंडविच। और कोई तुम्हारी ऐसी आकांक्षा हो? हम लाते 1861 का है, ठीक है? आप कर दो, ठीक है, हो जाए। नहीं, मैंने कहीं पे और कर दिया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये एक्ट की इंपॉर्टेंस इस चीज में है कि फर्स्ट टाइम जो 1853 में लॉ मेकिंग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। अभी तक सारा काम, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ये कौन देखता है? ऑफिशियल। पहली बार थ्रू 1861 एक्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होगा? इंडियन हो सकता है। तो क्लियर है? तो पहली बार इंडिया के लॉ को बनाने में इंडियंस का रोल स्टार्ट हुआ, समझे ना? क्लियर बात की नहीं? तो थ्रू 1861 एक्ट इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन दिया गया। क्लियर? तो लिखो इस चीज को। अच्छा, एक चीज और समझो, जो 1858 का एक्ट था, उसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था, इसको चेंज करके वायसराय कर दिया। इसमें लिखो इंडियन काउंसिल से 1861। Point number 1. Indians were for the first time made a part of the law making process. That is, Viceroy could now nominate a few Indians as non-official members in the Indian Legislative Council. अठारह सौ 61 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषताओं में पहली बात, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल की हिंदी में क्या लिखवाई थी? विधायिका परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल की हिंदी में क्या लिखवाई थी? विधायिका परिषद। विधायिका परिषद में वायसराय द्वारा नामांकन करने का प्रारंभ हुआ। आपको पता है इंडियंस जो जाते थे ये काम कैसे करते थे? एक लोग तो ऐसे थे महानुभाव की, वो देखते थे कि जो वायसराय है वो भी तो पार्ट होते थे इसके, जैसे वोटिंग हुई किसी की, तो जब जो और लोग जो अंग्रेज लोग हैं जैसे हाथ उठाते थे यस के लिए, तो देखा करते थे कब यस के लिए उठा रहा, तब वो अपना हाथ भी यस के लिए उठाते थे। समझ रहे हो क्या? उनको कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है इसमें, बस वो देखते थे और लोग क्या कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो भी उठा देते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी मैंने बात बोली कि भारतीय के लिए कानून बना रहे हैं,
ये क्या सच में था ऐसा क्या? क्योंकि जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे इंश्योर किया वो कोई इलेक्टेड मेंबर थे क्या? नॉमिनेट, वायसराय उनको नॉमिनेट कर रहा है, नामांकित कर रहा है, तो किनको नामांकित करेगा वो? जो उनकी चाटुकारिता करते होंगे, जो उनके हितों के लिए सही हो। ठीक है, तो कोई ऐसे इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे जो सच में इंडियन इंटरेस्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करता हो। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 में स्टार्ट होकर 1833 के एक्ट में अपनी जेनिथ पे पहुंच गया था, उसको थोड़ा सा रिवर्स किया जाता है 1861 के एक्ट के, और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण स्टार्ट किया जाता है। कैसे? जो प्रोविंसेस थे उनको लॉ मेकिंग पावर रिस्टोर कर दी जाती है। समझे ना? जो छीन ली गई थी 1800 किस एक्ट में? 33 के एक्ट में, है ना, उसको रिस्टोर कर दिया। लिख लीजिए इसको। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। अब ये जो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का एक पार्ट स्टार्ट हुआ, इसका जेनिथ कब आएगा? ये जो डिसेंट्रलाइजेशन, इसका जेनिथ कब आएगा? 1937। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती था कि नहीं? क्लियर ना? तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जहां पे राज्यों को सशक्त किया जा रहा है, स्वायत्त किया जा रहा है, ये स्वायत्तता धीरे धीरे बढ़ते 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 1935 का जो अधिनियम 1935 का एक्ट होगा, वहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, राज्य स्वायत्तता के रूप में, राज्य का मतलब प्रदेश है, यहाँ पे प्रदेश स्वायत्तता के रूप में आएगा। देखेंगे आप, अभी इस चीज को लिख लीजिए। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। This initiation of decentralization progressively results into provincial autonomy in 1937. कुछ जो और प्रोविंसेस थे वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती है, जैसे पंजाब, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन का प्रोविजन इस एक्ट के थ्रू होता है। तो लिख लीजिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, northwest frontier provinces and Punjab northwest frontier provinces, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। दो पार्ट और थे इंपॉर्टेंट इस 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम
छोटा मोटा काम करना हो अपनी मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग, तो क्या पूरे कैबिनेट पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई जाती है? नहीं ना, समझ नहीं रहे इस चीज को। तो भाई हर एक डेली अफेयर्स के काम के लिए सभी की मीटिंग बुलाओगे तब तो इतना मतलब जिसको बोलते हैं ना अनऑर्गेनाइज्ड अनसिस्टमैटिक वर्क। अभी तक क्या था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और उसके मेंबर्स थे, कुछ भी काम हो वो पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बैठती थी और उस चीज को डिसाइड करती। वो काम ना हो, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर 6 लोग हैं तो उन 6 में ये डिफाइन कर दिया जाए कि ए जो है वो रोड का काम देखेगा, बी जो है वो फाइनेंस का काम देखेगा, सी जो है वो डिफेंस का काम देखेगा। ये है पोर्टफोलियो सिस्टम। नहीं है बात समझ? अच्छा एक चीज समझो, अभी मान लो कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो ये मान लो 6 लोगों की एक काउंसिल है जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये 6 लोग बैठेंगे ना डिफेंस पे ये डिसीजन लेने के लिए। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने टाइम को कहीं और सुटेबली यूज कर सकते थे। तो क्या बोला गया, इन 6 लोगों में से डिफेंस का काम ये बंदा देखेगा, सी। और जब कोई मेजर डिसीजन लेना हुआ डिफेंस से, तभी पूरे काउंसिल की मीटिंग बुलाई। इफिशिएंसी समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि नहीं? इस सिस्टम को बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के थ्रू। किसको किसको कंफ्यूजन है इसमें? बताओ भाई, अरुण बताओ। सर ये मतलब कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सर मतलब सर सही और बता देते सर। तुम आगे बैठना ना से पीछे मजा मजा मारने आता है। मजा सजम बदल दूंगा तुम्हारे, मजा लेने लायक बचोगे नहीं। ये बोल दीजिए सैंडविच वगैरह। मेरे देखो मैक्रोनी बोल दीजिए। तो इन लोगों को सब अच्छा अच्छा खिला सर के खाते में बोल पैसे दीजिए। खाते में। ठीक है, तो बोले टाला तुम लोगों की बात। देखो कह रहा है, it also give recognition to the portfolio system, give recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। 1859 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसको लेजिस्लेटिव सैंक्शन इस एक्ट ने दे दिया। नहीं दिया? दे दिया? नहीं दिया? लिखो, इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस सुनते हो ना? जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं और कोई इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है और जिसका इफेक्ट लॉ जैसा होगा। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, लोकसभा राज्यसभा। अब मान लो लोकसभा राज्यसभा सेशन में ही नहीं, उनकी बैठक नहीं हो रही, और कोई ऐसी जरूरत पड़ गई आपातकाल कि तुरंत वो लॉ चाहिए, उस चीज को डील करने के लिए जो कार्यपालिका है उसको क्या दी जाती है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश से। वो ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, उसकी शक्ति उस कानून, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाए गए कानून जैसी। ये जो आज सिस्टम है ऑर्डिनेंस का,
इस ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत 1861 के थ्रू इंडिया में हुई थी, जब वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। आज प्रेसिडेंट इशू करता है ना ऑर्डिनेंस। 1861 एक्ट में वायसराय को इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस को मीट करने के लिए ऑर्डिनेंस पावर दी गई। तो लिखने इस चीज को, इट empowered the viceroy to issue ordinance। इसने वायसराय को आपातकाल में काउंसिल की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। इसने वायसराय को आपातकाल में काउंसिल की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। क्या हो गया इसमें? कोई कंफ्यूजन? फिर है 1892 का एक्ट। 1892 का सर एक बार इंग्लिश में बता दीजिए। कौन सा? जो भी लिखा है। ऑर्डिनेंस मेकिंग। It allowed the viceroy, yeah, it gave power to the viceroy to issue ordinance without taking into confidence the entire legislative council. To meet emergency circumstances. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1890। के एक्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या किया था? नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होने को अलाउ कर दिया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्या हो रहा था? 1861 के बाद से इंडियन नॉन ऑफिशियल जो कि मेंबर था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सकता था। किस प्रोसेस के थ्रू? नॉमिनेशन। कौन करता था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय। ठीक है ना? क्लियर बात? मतलब क्या है? कोई इलेक्शन हो रहा है क्या? कि इंडियंस जाएंगे? इलेक्शन नहीं हो रहा। 1892 के एक्ट ने इस थोड़ा सा जो अभी भी उसने टर्म नॉमिनेशन ही यूज किया, इलेक्शन नहीं यूज किया, चुनाव नहीं यूज किया, टर्म नामांकन ही यूज किया, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव। जो स्थानीय सरकार होती थी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, स्थानीय सरकार बोलते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट्स, जो अब इसमें क्या हुआ कि पहली चीज तो इनके नंबर को बढ़ाया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियंस होते हैं उनको अभी उसकी संख्या सीमित थी ना, इसको बढ़ाया गया। तो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स के नंबर को किसमें? प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंक्रीज किया कि भाई पहले इतने नॉमिनेट हो सकते, पहले इतने आ सकते थे इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, अब उससे ज्यादा आ सकते हैं। क्लियर? तो इस स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, मतलब इंडियंस को ग्रेटर पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? और वो लगातार प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी
आपको धीरे धीरे पार्टिसिपेशन दिया जाएगा कि आप क्रांति ना कर दे 1857 के जैसे, ठीक है ना, तो आपको इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, एक पार्टी। दूसरा, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसमें अभी भी कुछ पार्ट तो नॉमिनेशन के थ्रू रखा गया कि वायसराय नॉमिनेट करेगा, और कुछ पार्ट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया गया, बट टर्म इलेक्शन नहीं यूज किया गया, टर्म नॉमिनेशन ही यूज किया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपको लगे कि आप अच्छा खुद इलेक्ट कर रहे हैं, खुद रूल कर रहे हैं, आपको वो फीलिंग नहीं देना चाहते कि आप रूलर हैं। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या था? मतलब वायसराय नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, उनके थ्रू वो रिकमेंड कर रहे हैं और उनके थ्रू यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उसमें इलेक्शन हो रहे हैं। समझे बात को कि नहीं? हाँ, सोचो क्या होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब। डायरेक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक सीट के लिए इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी नहीं है, ठीक है, लोग वोट नहीं कर रहे हैं। लोकल जो गवर्नमेंट्स, वो जो बॉडीज हैं, स्थानीय बॉडीज, उनके थ्रू, उनके रिकमेंडेशन के थ्रू कोई मेंबर, समझे ना? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन डाला गया, हालांकि टर्म इलेक्शन नहीं यूज किया गया। क्लियर? अब इस चीज को देखो, तो आप क्या देख रहे हैं, नॉन ऑफिशियल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी मेजॉरिटी किसकी है? ब्रिटिशर्स की, मतलब ऑफिशियल मेजॉरिटी है। इंडियंस किस उसमें आते थे? नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं है, अभी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही मेंटेन की जाएगी, ठीक है? तो लिखिए इस चीज को, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ non-official members in the central and provincial legislative councils but maintained official majority in them. इसके माध्यम से 1892 का अधिनियम, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। Next point. The act made a limited and indirect provision for the use of election in filing up some of the non-official seats in both central as well as provincial legislative councils. इसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में
सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए नियुक्त करने का प्रावधान किया। हालांकि शब्द चुनाव का प्रयोग न कर नामांकन का प्रयोग किया गया। The word nomination was used instead of elections. The word nomination was used instead of elections. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सारा कुछ वो नहीं हो रहा जो वायसराय चाह रहा है। में भी एक बॉडी हो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स बोले कि भाई एक व्यक्ति को हम रिकमेंड करते हैं और इसको वायसराय रिकमेंड करते हैं। हो सकता है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो उसमें जितने नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उन सारों को गवर्नर नहीं अपॉइंट कर रहा। हो सकता है उसमें एक बॉडी हो कोई म्यूनिसिपैलिटी, ये म्यूनिसिपैलिटी रिकमेंड करे कि हमारा एक मेंबर होगा, इसको गवर्नर अपॉइंट करे। अपॉइंट अल्टीमेटली गवर्नर कोई करता है या सेंट्रल में वायसराय कोई करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन? कोई और बॉडीज की रिकमेंडेशन। ठीक है ना, क्लियर ना? तो जिसको बोलते हैं डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं है, वायसराय या गवर्नर जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे, कोई थर्ड बॉडी है, म्यूनिसिपैलिटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसी बॉडीज रिकमेंड कर रही है, उनकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। क्लियर बात? कुछ लिमिटेड सीट्स का। एक पार्ट और इम्पोर्टेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बन गई थी कब? 1853 में हुई, बट वो कहने के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर का एक काम क्या होता है? लॉ मेकिंग और टू होल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसके उत्तरदायित्व को तय करना, उससे प्रश्न पूछना, ये भी तो काम होता है भाई। संसद में मोदी से पूछते ना राहुल गांधी, लद्दाख बॉर्डर में आपने क्या क्या किया बताइए, उससे कि नहीं? तो प्रश्न पूछना, उसको उत्तरदायी, उसका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ये काम क्या अभी तक लेजिस्लेचर कर रहा था यहाँ? अब भाई आप चिल्लाओगे तो कुछ दे देंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेना, है ना? तो वही कुछ किया जाएगा। तो लिख दो इस पार्ट को। It increased the functions of legislative council dash, कैसे? By giving them the power to discuss the budget, by allowing to address questions to the executive, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, ठीक है ना? इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के को प्रश्न पूछने के लिए विधान परिषद को अधिकृत किया।
अब आएगा नेक्स्ट 1909 मौले मिंटो रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट है मौले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोविजन मौले मिंटो रिफॉर्म में क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, जहां से पूरा जो पार्टीशन हुआ इंडिया उसका नींव पड़ी, ठीक है। इनको क्या नाम, किसको बोला जाता है, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मिंटो को, है ना, जनक किस चीज के, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है पता है, मतलब उसी कम्युनिटी के लोग को वोट दे सकते हैं उस जगह पे वही लोग खड़े हो सकते हैं, और वही लोग वोटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अलीगंज का एरिया है, इसको बोला जाएगा कि भाई मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था की गई, तो इस एरिया से कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, केवल मुस्लिम, और केवल इतना भर नहीं, वोटिंग देने का राइट किसको होगा, केवल मुस्लिम। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, समझे कि नहीं। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है वो इस एक्ट ने मौले मिंटो रिफॉर्म, सुधार, ये सुधार था। ये कौन लोग हैं क्या, टॉफी के नाम क्या है, मिंटो, अभी टाइम नहीं हुआ है भाई, अभी तो हमारा जो मैंडेट है, भूख लगी है, मुंह खोलो देखो हवा आ रही है। चलो मौले मिंटो रिफॉर्म। तो सबसे पहले इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहला काम किया था वो ये था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नंबर क्या किया जाएगा, और इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इस एक्सटेंट तक इंक्रीज किया जाएगा कि प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में भी आ सकता है। इसको समझ रहे हो, नहीं भाई, दो काउंसिल थी, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लाए जा सकते थे थ्रू नॉमिनेशन और थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन भी। ये अभी तक मेजॉरिटी में नहीं थे ना, मेजॉरिटी में ऑफिशियल ही हुए। इस एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनमें उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब मेजॉरिटी में आ सकते हैं। समझे बात की नहीं, एक तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंडियंस मेजॉरिटी में आ सकते हैं, क्लियर बात। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें अब भी मेजॉरिटी किसकी बनी हुई है, ऑफिशियल मेजॉरिटी, क्लियर बात। एक प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरेट का किसको दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट इस एक्ट के तहत, क्लियर बात। तो ये सारे प्रोविजंस है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, अभी तक इंडियंस को किस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव में दिया जा रहा है क्या, नहीं। इस एक्ट के तहत पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी इंडियन को एंट्री दी गई। क्या नाम था उनका, उनको एंट्री दी गई। क्या थे, क्या पोर्टफोलियो था, लॉ, हाँ लॉ, लॉ मेंबर थे, समझो इसे लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्लियर। तो ये सारे कुछ पार्ट देखो इसको, it increased the number of seats of legislative councils both at central
the number of members of Central Legislative Council was increased from 16 to 60. 16 से 60, 16 थे, स्ट्रेंथ 60 कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी in Central Legislative Council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. का अधिनियम या इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। बस केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी।